नमस्कार, आप देख रहे हो रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट बैठक में 3 प्रस्तावों पर लगी मुहर। पशुपालन विभाग और बद्रीनाथ मास्टर प्लान समेत कई बड़े फैसलों पर हुई चर्चा। सहकारिता विभाग में एक पद सृजित। उत्तराखंड में कांग्रेस की हार पर हरदा का बड़ा बयान, कहा नहीं लड़ता चुनाव तो कांग्रेस की होती जीत। हरक के बयान पर हरीश रावत ने लगाई मुहर। मंत्री गणेश जोशी ने की लखपति दीदी योजना और हाउस ऑफ हिमालयाज की समीक्षा, कहा महिलाओं को सशक्त करने पर सरकार का फोकस। 1,65,000 लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा। और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर जंगल चट्टी के पास भूस्खलन होने से दर्दनाक हादसा, खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत, 3 घायल। तीर्थ यात्रियों से एहतियात बरतने की अपील। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, तो वहीं 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आखिर कौन कौन से वो प्रस्ताव है जिन्हें मंजूरी दी गई है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। धामी कैबिनेट बैठक में कुल 3 प्रस्तावों पर लगी मुहर। सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट लेवल का एक पद सृजित किया गया। जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर ऑडिट करेंगे। पर्यटन विभाग में बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत ISBT में दीवारों पर बद्रीनाथ धाम से संबंधित चित्र यानी म्यूरल वर्क किया जाएगा। पशुपालन विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चलाई जा रही 90% सब्सिडी वाली योजना को अब डेयरी विभाग की गंगा राज योजना के साथ मर्ज करने का फैसला। मर्ज की गई योजना में सब्सिडी की गई व्यवस्था पर निर्णय अगली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी के 429 पद खाली है। अभी तक इन पदों के लिए 2 सालों का प्रशिक्षण अनिवार्य था, लेकिन अब कैबिनेट ने इसे घटाकर 1 साल करने की मंजूरी दे दी है। एक निबंधक सहकारी समितियां सहकारिता विभाग का है। इसमें उप निबंधक ऑडिट लेवल 11 का एक पद सृजित हुआ है, जो निसंवर्गीय पद है और 5 वर्ष के लिए इसका सृजन किया गया है। और ये सहकारिता विभाग में अभी तक ऑडिट नहीं होते थे, उसको लेकर के ऑडिट सेवा का एक व्यक्ति डेपुटेशन पे 5 साल के लिए विभाग में लिया जाएगा, जो सभी स्तर की, जो भी छोटे जिला स्तर की या ब्लॉक स्तर की जो भी सोसाइटीज़ हैं या राज्य स्तर की हैं, सभी का ये ऑडिट करेंगे। ये 5 साल के लिए पद को स्वीकृति दी गई। अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी, इनके 429 पद रिक्त हैं। 429, हाँ। इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है, इनका जो प्रशिक्षण की अवधि है, ये 2 वर्ष है। तो अधियाचन भेजने में, एग्ज़ाम कराने में और 2 साल की ट्रेनिंग करने में, चयनित होकर के आने में पूरे 4 साल लग जाते हैं। तो जो प्रशिक्षण की अवधि है उसको घटा करके 1 साल कर दिया गया है। हाँ, 1 साल कर दिया गया है। पशुपालन विभाग की एक योजना है और एक डेयरी विभाग की योजना है। हाँ, पशुपालन विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को गाय दी जाती हैं 90% की सब्सिडी पे। वैसे ही डेयरी विभाग के द्वारा गंगा गाय योजना है। हाल ही में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा था कि 2022 का विधानसभा चुनाव अगर हरदा नहीं लड़ते तो उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनती। अब इसी बयान पर हरीश रावत ने भी मुहर लगा दी है। तो क्या माना जाए, उत्तराखंड में कांग्रेस की जो स्थिति बनी है उसके पीछे की वजह हरीश रावत खुद है? ये रिपोर्ट देखिए। हरक के बयान पर हरदा ने लगाई मुहर। नहीं लड़ता चुनाव तो कांग्रेस की होती जीत। क्या हरीश रावत है कांग्रेस की हार की वजह? हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसमें हरक सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा था कि अगर हरीश रावत 2022 में चुनाव न लड़ते तो कांग्रेस की सरकार बनती। अब हरक के इसी बयान पर हरदा ने भी मुहर लगा दी है। अब हरीश रावत भी मान चुके हैं कि कांग्रेस की हार के पीछे की वजह वो खुद है। हरीश रावत ने कहा कि अगर वो खुद चुनाव नहीं लड़ते और पार्टी को चुनाव लड़वाने पर ध्यान देते तो कांग्रेस की सरकार बन सकती थी। ये बयान उनके इस विचार को दर्शाता है कि उनकी व्यक्तिगत उम्मीदवारी के बजाय सामूहिक नेतृत्व और रणनीति पर ध्यान देने से पार्टी को बेहतर परिणाम मिल सकते थे।
हरीश रावत ने ये भी कहा कि जब भी उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़कर पार्टी के लिए प्रचार पर ध्यान दिया तब कांग्रेस को सत्ता में आने में सफलता मिली। हाँ, जब परिणाम जो देखे और उसका जो नतीजा निकला है वो है, और मैं ये मानता हूँ इस बात को कि यदि मैं चुनाव नहीं लड़ा होता और या मुझे नहीं लड़वाया गया होता और ये जो परिस्थितियाँ उसके चारों तरफ खड़ी हुई वो नहीं हुआ होता तो हम कई चीज़ों को संभाल लेते, और उन चीज़ों को संभाल लिया होता तो कांग्रेस सत्ता में आ गई होती। आप देखिए कई सीटों पर हमारा जो सीट का मार्जिन है, यदि उनको ज़रा सा कैंपेन में सहारा ही मिल गया होता तो वो सीटें हमारी निकल गई होती। तो बहुत सारी बातें हैं, इसलिए मैंने एक कंक्लूजन के आधार पर और पार्टी के हित में मैंने ये बात कही है, और अब मैंने बहुत पहले से बात कह दी है कि भाई अब 2027 हाँ जो हमारा चतुर्भुज नेतृत्व है हम उसके पीछे खड़े रहेंगे। हरीश रावत के चुनावों में उम्मीदवारी पर नजर डालें तो 2017 में उन्होंने हरिद्वार ग्रामीण सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। किच्छा सीट से भी चुनाव उन्होंने लड़ा, लेकिन यहां से भी उन्होंने हार का सामना किया। 2022 में हरीश रावत ने लालकुआं सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन यहां भी बीजेपी के मोहन बिष्ट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत और हरीश रावत दोनों पार्टी के बड़े नेता हैं और दोनों एक ही बात कह रहे हैं। हरीश रावत का जनता के बीच जनाधार है और चुनाव लड़ने की जगह चुनाव लड़वाने का काम करते तो निश्चित ही कांग्रेस के पक्ष में माहौल होता। देखिए दोनों नेता बड़े हैं और दोनों की बात लगभग एक ही है। हरीश रावत जी भी वही कह रहे हैं, वही बात हरक सिंह रावत जी भी कह रहे हैं। कुछ लोगों ने इसको उनके विवाद के रूप में दिखाने की कोशिश की जो गलत था, और हरीश रावत जी वाकई में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जनाधार है, और अगर वो सारी विधानसभाओं में जाकर कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगते तो निश्चित ही उसका फ़ायदा कांग्रेस को आता और सरकार भी बनती। वहीं बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर चुटकी ली है। प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता अपनी जुबान से पलट जाते हैं। 2027 के चुनाव जैसे ही नजदीक आएंगे सभी टिकट मांगने की लाइन में खड़े हो जाएंगे। देखिए उनके दो नेता हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर तंज कस रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। कोई 2016 का दंश का रोना रो रहा है और कोई अपनी पीठ के पीछे खंजर भोंकने का रोना रो रहा है। तो ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। रही बात उनकी कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के उन नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता जो पल में मासा होते हैं और पल में तोला होते हैं। तो इसलिए जब 2027 का चुनाव आएगा तो आपके सामने असलियत सामने आएगी। लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, वो नहीं लड़ेंगे तो उनका परिवार का लड़ेगा, परिवार नहीं लड़ेगा तो रिश्तेदार लड़ेगा। साले को भी टिकट चाहिए, बेटी को भी टिकट चाहिए, बेटों को भी टिकट चाहिए, खुद को भी टिकट चाहिए, पत्नी को भी टिकट चाहिए, तमाम जितने रिश्तेदार हैं सबको टिकट चाहिए। 2022 में हार का दर्द कांग्रेस भुला नहीं पा रही। हरीश रावत खुद बार बार हार का मुंह देखते हैं। 2027 का चुनाव लड़ने से हरीश रावत इनकार कर चुके हैं और चुनाव लड़वाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आगामी चुनाव में हरीश रावत का ये नया एक्सपेरिमेंट आखिर कितना काम आता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। अल्मोड़ा पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने हेमवती नंदन भोगना स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 512 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चे और महिलाओं तक सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अहम भूमिका रहती है। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज आंगनबाड़ी में पढ़ी लिखी महिलाएं आ रही है, इससे विभाग के कामकाज में और कुशलता आएगी। आज अपने जनपद अल्मोड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और हमारी सहायिकाओं की आज नियुक्ति वितरण कार्यक्रम किया गया है। निश्चित रूप से अब पूरे अल्मोड़ा जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश भर में जितने हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो अब पूरी तरीके से महिलाएं, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में, सहायिका के रूप में अपनी सेवाएं दे पाएंगी। मैं समझती हूँ कि इन नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में हमने देखा होगा कि कितनी अत्यधिक पढ़ी लिखी भी हैं, कम आयु की भी हैं, समाज सेवा के लिए तत्पर भी हैं, महिला कल्याण के लिए भी तत्पर हैं। मैं समझती हूँ कि बहुत शुभ संकेत है उत्तराखंड में आने वाले समय में महिलाओं और बच्चों के क्षेत्र में काम करने में। यदि हमें सशक्त और पढ़ी लिखी महिलाएं मिलती है तो स्वाभाविक रूप से समाज और सशक्त होता है। राजधानी देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लखपति दीदी योजना और हाउस ऑफ हिमालयाज की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने पर जोर दिया।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उत्तराखंड में लखपति दीदी बनाने का काम लगातार जारी है। प्रदेश में अभी तक करीब 1,65,000 के लक्ष्य को पूरा किया गया है, तो वहीं 1,50,000 और लखपति दीदी बनाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि आज चारधाम यात्रा मार्ग पर हाउस ऑफ हिमालयाज के 164 आउटलेट खोले जा चुके हैं और अब आदि कैलाश रूट पर भी इन आउटलेट्स को खोलने की तैयारी की जा रही है। एयरगन में पक्षियों का शिकार कर रहे पर्यटकों पर कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए शासन प्रशासन को ठोस कदम उठाना चाहिए। आपको बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें प्रयागराज से उत्तराखंड आए पर्यटक पक्षियों का शिकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। निश्चित है, ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए, जेल में इनको डालना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई हो जाएगी तो निश्चित ही और लोग सबक लेंगे। वहीं कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर त्यूनी थाने में एसएचओ और पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और सेना के जवान दीपक थापा के साथ हुई मारपीट करने वाले पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन में शामिल विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि पुलिस प्रशासन की इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की तानाशाही और गुंडागर्दी किसी भी तरह पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 सिपाहियों को निलंबित कर पुलिस प्रशासन ने मामले को रफा दफा करने का काम किया है। उधर किच्चम में विधायक तिलकराज बेहड़ ने ग्राम सभा नजीमबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश थी कि ग्राम सभा नजीमबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को खोला जाए और आज इसे पूरा किया गया है। इस दौरान उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का आभार जताया। उन्होंने बताया कि फिलहाल ये स्वास्थ्य केंद्र किराए के मकान पर संचालित किया जा रहा था, लेकिन इसकी भूमि हस्तांतरित कर दी गई है। जल्द ही 5 करोड़ की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाएगा, जिसका फायदा स्थानीय लोगों को मिलेगा। लंबा चौड़ा एरिया पड़ता है, उधर से कोटखर्रा डाम और इधर ये सतोया भंगा था, इधर गौघाट, भगवानपुर, कोटखर्रा का ये एरिया लंबे चौड़े हैं जहाँ पे कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं थी। अगर कोई रात को मरीज बीमार हो जाता था, एक कंडीशन खराब हो जाती तो उसको पीछा ले जाना पड़ता था। जब वो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक ले जाते रहते हैं, आदमी की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो जाती है। लोगों की इच्छा दाएँ बाएँ जाना पड़ता था और कोई यहाँ पर उपचार की व्यवस्था नहीं थी। जब मैं विधायक बना तभी से मेरे दिमाग में था ये काम करना चाहिए और मैंने सरकार से, जो मुख्यमंत्री ने 10 काम हम लोगों से लिए थे, उसमें से एक काम मेरा स्वीकृत हुआ। मैंने PSC का ज़मीन मैंने कराई। मैंने लिखा विभाग को, दोनों का पहले ज़मीन की व्यवस्था करिए, ज़मीन की रजिस्ट्री करा के दी, तो उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत। वहीं काशीपुर से बीजेपी नेता पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कांग्रेस नेता रवि पपने ने के साथ हुई मारपीट की घटना पर निंदा की है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी गुंडे को संरक्षण नहीं दिया, लेकिन काशीपुर की जो स्थिति है वो बेहद शर्मनाक है। अगर वक्त रहते पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो यहां पर गुंडा राज देखने को मिलेगा। इस घटना को लेकर वो ITI थाना गए और ITI थाने वालों ने कहा कि आप कल 12 बजे आना। अगले दिन 12 बजे गए तो शायद उनकी रिपोर्ट पता नहीं लिखी गई या नहीं लिखी गई, पर मुझे इतना पता लगा कि कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई न होने से आज की प्रेस में मात्र इस वजह से कर रहा हूं कि अगर इस तरीके से गुंडागर्दी बढ़ती चली गई तो काशीपुर एक बार पुनः गुंडाओं का घर बन जाएगा, अड्डा बन जाएगा। इस साल की चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य स्क्रीनिंग में नया रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि इस साल 18 जून तक करीब 7,50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्वास्थ्य परीक्षण करवाया, जबकि पिछले साल की तुलना में चारधाम यात्रा में करीब 9,50,000 लोगों ने कुल अपनी स्क्रीनिंग करवाई थी। उधर स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार ने बताया कि जून महीने में ही स्वास्थ्य विभाग पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सके। मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि अब तक लगभग हमने 7.5 लाख से भी ज़्यादा यात्रियों की हम लोगों ने स्क्रीनिंग की है। इसमें से लगभग 5 लाख से भी अधिक जो यात्री हैं उनकी स्क्रीनिंग हमने, जो हमारे मेडिकल रिलीफ पोस्ट हैं चारों धामों की यात्रा रूट पे, वहाँ पे हमने की है। बाकी जो हॉस्पिटल्स में
हमने लगभग 2 लाख से भी अधिक यात्रियों की स्क्रीनिंग की है। और मैं अगर कंपेयर करूं पिछले साल के आंकड़ों से, तो पिछले साल पूरे यात्रा में हम लोगों ने लगभग 9.5 लाख यात्रियों की स्क्रीनिंग की थी। लेकिन ये आंकड़ा जो है मुझे लगता है कि जून एंड तक क्रॉस कर जाएगा। हम लोग पिछले साल का जो स्क्रीनिंग के जो नंबर्स थे वो हम लोग इस बार जून एंड में ही इसको क्रॉस कर देंगे और उम्मीद है कि लगभग 15 लाख के आसपास इस बार हम लोग यात्रियों की स्क्रीनिंग करेंगे। वहीं बुधवार सुबह केदारनाथ यात्रा मार्ग पर जंगल चट्टी के पास दर्दनाक हादसा हुआ है। पहाड़ी से अचानक भारी मलबा गिरने के चलते 5 मजदूर इसकी चपेट में आकर गहरी खाई में जा गिरे, जिनमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 यात्री घायल बताए गए हैं। आपको बता दें कि हादसा जंगल चट्टी के पास बिजली पोल नंबर 153 के पास हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची डीडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने राहत बचाव कार्य किया। उधर प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है। पौड़ी में पुलिस ने अंतर्राज्यीय महिला मेवाती गैंग का भंडाफोड़ किया। आपको बता दें कि पुलिस ने गैंग की 4 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि ये गैंग मेले, त्योहार और धार्मिक आयोजन में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई सोने की 6 चेन बरामद की है। वहीं गैंग का एक सदस्य अभी भी फरार चल रहा है। जनपद पुलिस के द्वारा अंतर्राज्यीय महिला गैंग के 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। ये महिलाएं धार्मिक स्थलों पर, मेले, त्यौहार इत्यादि में जाकर कई महिलाओं की सोने की चेन लूटने का कार्य करते थे। जनपद में हमारे पास थाना लक्ष्मी झूला क्षेत्र के अंतर्गत एक धार्मिक इवेंट के समय कुछ महिलाओं की सोने की चेन लूटने का प्रकरण प्रकाश में आया, जिसका संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत हमारी टीम्स ने सीसीटीवी खंगाले और जांच में ये पाया कि कुछ महिलाएं जो कि मेवात की रहने वाली हैं, ये महिलाएं भिन्न भिन्न धार्मिक स्थलों व मेले, त्योहारों इत्यादि में जाती हैं और महिलाओं को टारगेट करते हुए उनकी सोने की चेन लूटती हैं। उधर लालकुआ के बिंदुखत्ता में अखिल भारतीय किसान महासभा ने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने की मांग की है। वहीं प्रदर्शन में आवारा गोवंश के संरक्षण का भी मुद्दा उठाया गया, जिस पर स्थानीय लोगों ने स्थायी व्यवस्था की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि लंबे वक्त से बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन 2 मुख्यमंत्रियों की घोषणाओं के बाद भी बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला है। बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा मिले, इस बात को लेकर के पिछले 4-5 दशक से यहाँ की जनता लगातार संघर्ष कर रही है और प्रदेश की सरकार 2 मुख्यमंत्रियों ने घोषणा कर दी। और ये कमाल की बात है कि 2 मुख्यमंत्रियों के घोषणा के बावजूद राजस्व गांव का दर्जा बिंदुखत्ता को नहीं मिल रहा है, जमीन का मालिकाना अधिकार लोगों को नहीं मिल रहा है। बल्कि ये कहा गया लोगों से कि भाई डबल इंजन की सरकार होगी तो हर सवाल का जवाब होगा। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। धामी कैबिनेट बैठक में 3 प्रस्तावों पर लगी मुहर। पशुपालन विभाग और बद्रीनाथ मास्टर प्लान समेत कई बड़े फैसलों पर हुई चर्चा। सहकारिता विभाग में एक पद सृजित। उत्तराखंड में कांग्रेस की हार पर हरदा का बड़ा बयान, कहा नहीं लड़ता चुनाव तो कांग्रेस की होती जीत। हरक के बयान पर हरीश रावत ने लगाई मुहर। मंत्री गणेश जोशी ने की लखपति दीदी योजना और हाउस ऑफ हिमालयाज की समीक्षा, कहा महिलाओं को सशक्त करने पर सरकार का फोकस। 1,65,000 लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा। और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर जंगल चट्टी के पास भूस्खलन होने से दर्दनाक हादसा, खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत, 3 घायल। तीर्थ यात्रियों से एहतियात बरतने की अपील।